इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। इस तरह से व्रज मुकुट को अपनी राजकुमारी मिल गई। बेताल कथा सुनाने के बाद बोला, तुम तो न्याय प्रिय राजा हो, भले ही राजकुमार के मित्र ने जो किया, कुछ भी किया, वह केवल अपने मित्र और उसकी प्रेमिका को मिलाने के लिए किया। लेकिन राजकुमारी पद्मावती को किस अपराध की सजा दी गई, वो तो उसने किया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में वास्तव में दोषी कौन है, राजकुमार, उसका मित्र, या इस नगर का राजा? विक्रम कुछ क्षण तक चुप रहा। बोलो विक्रम, बोलो, वास्तव में दोषी कौन है? इस स्टोरी का नाम है वास्तव में दोषी कौन है। तो सुनो बेटा, राजकुमार व्रज मुकुट तो राजकुमारी पद्मावती के प्रेम में दीवाना था, और प्रेम में सब कुछ क्षमा योग्य होता है। उसके मित्र ने मित्रता का कर्तव्य निभाया, लेकिन राजा ने बिना सोचे विचारे न्याय किया। उसने पद्मावती को अपने पक्ष में कुछ भी कहने सुनने का कोई मौका ही नहीं दिया। अतः वास्तव में दोषी उस नगर का राजा है, जिसने बिना सोचे समझे न्याय किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्याय प्रिय राजा हो, परंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से स्वतंत्र होकर वापस स्मशान की ओर उड़ चला। उड़ते बेताल पति से हम पढ़ रहे हैं। आज की स्टोरी है मधुमालती किसकी पत्नी है। मधुमालती किसकी पत्नी है। उसी शमशान घाट पर पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाते इस वीराने में चलते हुए तुम थक जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। यह याद रखे, मेरी शर्त वही है, तुम फिर कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनाई आरंभ कर दी। एक समय में यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगरी थी। इस नगरी में गुणाधीश नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्याय प्रिय राजा था। इसी राज्य में केशव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ पुत्र व पुत्री के साथ रहा करता था। उसकी पुत्री मधुमालती विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में से सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने हेतु किसी दूसरे नगर में गया हुआ था और उसका पुत्र भी विद्या अध्ययन हेतु महर्षि के आश्रम में गया हुआ था। उस दोनों के पीछे घर में विक्रम नामक एक सुंदर सुशील युवक आया, जिसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पुत्री मधुमालती के लिए वर के रूप में पसंद कर लिया। इनमें विक्रम को भी कोई आपत्ति न हुई और उसी समय सारी बातें तय हो गई। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। इधर ब्राह्मण का पुत्र जिस आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहा था, वहां उसका एक सहपाठी था वामन, जो बहुत ही ज्ञानवान और सुंदर था। ब्राह्मण पुत्र को वह वामन नामक युवक अपनी बहन मधुमालती के लिए योग्य लग रहा और उसने वामन से अपनी बहन के विवाह की बात पक्की कर दी थी तथा साथ ही में उसने कर ली थी और उसने सब बातें तय कर विवाह की तिथि भी निश्चित कर ली। उधर ब्राह्मण भी जिस नगरी में पूजा पाठ करने के लिए गया हुआ था, उसे भी वहां मधुसूदन नामक नवयुवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी सभी बातें तय करके अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया था। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस
इस शुभ सूचना को सुनाने के लिए शीघ्र ही घर पहुंचे। वे कुछ कह पाते इससे पहले ही ब्राह्मण की पत्नी ने उन दोनों को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने एक योग्य युवक के साथ मधुमालती का संबंध तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र चौंक उठे। ब्राह्मण बोला, मैं भी मधुमालती का विवाह मधुसूदन नाम के एक युवक के सुयोग्य युवक के साथ तय कर चुका हूँ। लेकिन पिताजी, मैंने भी अपनी बहन का विवाह अपने एक ज्ञानवान एवं सुंदर सहपाठी वामन के साथ तय करके उसे वचन भी दे दिया है। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी भी विवाह तिथि सबसे पहली पड़ेगी उसी युवक के साथ मधुमालती का विवाह कर देंगे। लेकिन संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। ऐसी स्थिति में यह तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे भी पसंद करेगी उसे ही वरमाला पहना देगी। अतः विवाह की तिथि भी आ गई। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। स्वयंवर। तीनों युवक के रूपों व गुणों में एक से बढ़कर एक थे। सभी के बीच केवल एक चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी, किसे अपना वर चुनेगी। अभी भी यह सब चर्चाएं चल रही थी। अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी ने जहरीले सांप ने डंक लिया। वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सब मधुमालती के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। वधू की वेशभूषा पहने मधुमालती जमीन पर अवचेतन अवस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वेद को बुलाया गया। जहर उतारने में कुशल कई जानकारों को भी बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ भी उपाय न कर सका। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ देर पहले जहाँ खुशियां मनाई जा रही थी वहीं पर अब मातम छा चुका है। डोली की जगह मधुमालती की अर्थी सजाई जा रही थी। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मधुमालती का शरीर चिता की आग में भस्म हो चुका था। तीनों युवक जो मधुमालती से विवाह की आस लगाए बैठे थे इस दुर्घटना से बहुत ही दुखी थे। इनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिंता से राख समेटी और एक पोटली में बांधकर चल दिया। तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आई और वह उसे लेकर चल दिया। सन्यासी बने युवक को एक ब्राह्मण ने अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां जाकर उसने देखा कि उस ब्राह्मण की पत्नी चूल्हे पर बैठी भोजन बना रही थी और उसका पुत्र बार बार उसे परेशान कर रहा था। तभी क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को चूल्हे में धक्का दे दिया और वह चूल्हे की आग में जलकर मर गया। यह देखकर सन्यासी को बहुत क्रोध आया और वह वहां से जाने लगा। ब्राह्मण ने उसके जाने का कारण जानना चाहा तो वह बोला, आप लोग कितने क्रूर हैं। जरा सी बात पर एक छोटे से बालक को अग्नि में जलाकर मार डाला। ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, महात्मन, उस बालक की ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। वह बालक अक्सर शरारतें करता है और हमें उसकी चिंता इसलिए नहीं है कि हमारे पास संजीवनी ग्रंथ है। हम उस बालक को जीवित कर लेंगे। आप लोग मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं क्या? मरा हुआ प्राणी कभी जिंदा होता है? सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम कुछ देर यही रुको, मैं तुम्हें यह चमत्कार दिखाता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण भीतर गया और एक ग्रंथ लेकर आया। उसने लिखे मंत्रों को पढ़ा। कुछ देर बाद वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर सन्यासी को एक बार भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि काश यह ग्रंथ उसके पास होता। वह मधुमालती को जीवित कर उससे विवाह कर लेता। बातें करते करते रात हो चली। ब्राह्मण ने सन्यासी से आग्रह किया वो रात यही गुजार ले, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो तो बार बार संजीवनी ग्रंथ के बारे में सोच रहा था। जब रात गहरा गई और घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो वह सन्यासी चुपके से उठा और संदूक से संजीवनी ग्रंथ निकालकर वहां से भाग लिया। कुछ दिनों की यात्रा इधर उधर करने के पश्चात उसे वह युवक भी मिल गया जिसने मधुमालती की अस्थियां रख रखी थी। सन्यासी ने जब उसे संजीवनी ग्रंथ के बारे में बताया तो फिर वह दोनों तीसरे युवक की खोज में लग गए जिसने मधुमालती की चिता की राख रखी थी। कुछ दिनों की खोज के पश्चात उन्हें वह युवक भी मिल गया। फिर तीनों एक जगह पर मिले और उन्होंने मधुमालती की अस्थियों को राख को
एक जगह मिलाकर जमीन पर रख दिया। तब उस सन्यासी युवक ने संजीवनी ग्रंथ खोला और मंत्रोच्चार करने लगा। मंत्र पूरे होते ही मधुमालती जिंदा हो गई। उसे जिंदा देखकर तीनों युवक बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। मधुमालती तो जीवित हो गई, परंतु समस्या फिर पहले की तरह ही वैसी बनी रही कि वह किसकी पत्नी बने। तीनों ही युवक अपने अपने तर्क देने लगे। पहले ने कहा उसने जीवित किया है इसलिए वह उसकी पत्नी है, दूसरा हस्तियां संभाल कर रखने के कारण, तीसरा राग संभाल कर रखने के कारण अपना अपना अधिकार जताने लगे। मधुमालती के जीवित होने की सूचना उसके पिता को दी गई और उसने पूछा कि वह उसे किसकी पत्नी मानते हैं। उन्हें पूछा गया कि वह उसे किसकी पत्नी मानते हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री के जीवित होने पर बहुत प्रसन्न हुआ। वह यह तय न कर पाया कि मधुमालती को तीनों में से किसकी पत्नी माना जाए। तब सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि यह नगर के राजा के पास चलना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए कि वह किसकी पत्नी है। राजा जो भी फैसला करेंगे वह हम सभी को मानना होगा। जब नगर के राजा गुणाधीश के पास यह समस्या पहुंची तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से सभी की बातों को सुना और तीनों में से एक युवक के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, जिसे तर्कों के आधार पर सभी ने स्वीकार कर लिया। विक्रम, तुमने यह कथा सुनी। अब यह बताओ कि राजा गुणाधीश ने मधुमालती को पत्नी के रूप में किस युवक को सौंपा और बाकी दोनों युवकों ने किस आधार पर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।